नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें किडनी और लीवर की समस्या के कारण बीते 13 मार्च को एम्स में लाया गया था, जहां वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम इलाज में लगी हुई थी। यूपी सीएम के पिता उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर थे। वह 1991 में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही वे अपने गांव में आकर रहने लगे थे। जानकारी के मुताबिक उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक गांव में भीड़ ने 2 साधुओं समेत एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। इस कड़ी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। निर्णय अभी चूंकि लॉकडाउन के कारण बैठक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ ले करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लड़ी से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है। उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो। तो जिस तरह से संतों को मारा गया, वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया। और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें। और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहाँ रावण राज आ गया है। यह कार्य केवल रावण राज्य में हो सकता है। राजस्थान के जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी और राजस्थान सरकार पर तीखा हमला बोला। चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी के राशन वितरण के दौरान जनता से पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या ये वक्त है सवाल करने का कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। निश्चित रूप से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस वीडियो को देखकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं निश्चित रूप से शर्मसार हुआ होगा कि एक सभा का आयोजन करना, मन जो है उसके लिए टेंट लगाना और मंच के पीछे खड़े होकर के सभा में आई हुई ऐसी अभावग्रस्त वृद्ध माताओं से ये पूछना कि तुमको गहलोत पसंद है या मोदी, और 3-4 बार ऐसा प्रश्न दोहराने के बाद में भी जवाब न आने पर किसी को पॉइंट आउट करके फिंगर से और उसको बताना कि तुम बोलो, और जब वो सहज रूप से माँ ये कह दे कि मुझे मोदी पसंद है तो उसको अपमानित करके वहां से बाहर भेज देना कि कोरोना संक्रमण से दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि जिस तरह से दिल्ली में बिना लक्षण वाले मरीज बढ़े हैं, उसे देखते हुए कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेडिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में आज कुल मिलाकर 2003 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें से 110 केसेज कल पॉजिटिव आए हैं और कल 110 आए हैं। उसमें टोटल जो टेस्ट किए गए थे 2054 टेस्टों की रिपोर्ट आई है, उसमें से वो पॉजिटिव आए हैं। और जितने, मैं आपको एक और से बता दूँ, जितने पेशेंट हैं 50 साल से कम उम्र के, उसमें 1283 लोग हैं। 50 से 60 के बीच में 320 हैं और 60 साल से ऊपर 386 लोग हैं। साथ ही साथ जो डेथ हुई है टोटल अभी तक 45 हुई है। 45 में से 10 डेथ 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, 10 50 से 60 के बीच में
और 25 60 साल से ऊपर है। तो यानी 56% जो है 60 साल से ऊपर के लोगों का आता है। दूसरा, इसके अंदर जितने जो टोटल डेथ हुई है 84%, 84% टोटल 38 लोग ऐसे थे जिनको कोई गंभीर बीमारी साथ में और थी, जैसे फेफड़ों की बीमारी है, हार्ट डिजीज है या कोई भी कोई सीरियस बीमारी थी। 84% लोग ऐसे थे। अगर जो भी अगर एसिम्टोमेटिक मिलता है आपको, अगर पॉजिटिव है तो सबको हम अपने 3 लेवल की हमने फैसिलिटीज़ बनाई। कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। तो चलिए सीधे चलते हैं, महाराष्ट्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो तो कुठे ना कुठेतरी जाऊ इच्छितो पण जाता येत नाही, आणि अशा परिस्थितीत हे दोन जे साधू होते ते सरळ मार्गाने आपण जाऊ शकणार नाही, म्हणून एका दुर्गम भागातून ते जात होते, जिथे गडचिंचली नावाचं एक गाव आहे. गडचिंचली गाव मी आपल्याला सर्वांना खास करून ज्यांना असं वाटते की हे मुद्दामून काहीतरी घडवले गेले, हे दोन धर्मातलं काहीतरी आहे, त्यांना सांगू इच्छितो की आपला हा लॉकडाऊन उठवल्यानंतर मुद्दामून गडचिंचली गावात जाऊन बघा, हे गाव नेमकं कुठे आहे. पालघर पालघर पालघर, पण पालघरमध्ये हे गाव कुठे आहे? अत्यंत दुर्गम भागामध्ये हे गाव आहे. म्हणजे पाडा येतो, एक पाडा. तिथपासून एक साधारणतः काही मीटरवरती ही दादरा नगर हवेली म्हणजे सिल्वास वगैरे तो जो काय सगळा केंद्रशासित भाग येतो, त्याची ही हद्द तिथून सुरू होते. त्यावेळेला असं झालं की हे दोघं जण हे गुजरातमध्ये चालले होते. दादरा नगर हवेली त्या बॉर्डरवरती त्यांना अडवलं गेलं. अडवल्यानंतर त्यांना परत पाठवलं गेलं, आणि परतत असताना हा जो काय सगळा परिसर आहे, हा परिसर हा अत्यंत मी म्हटलं तसं दुर्गम आहे. तिथे गैरसमजुतीने त्यांच्यावरती हल्ला केला गेला आणि त्याच्या दुर्दैवाने त्यांची हत्या झाली. पण हा जो परिसर आहे, मग आता मला ह्याच्यात दुसरं कोणत्याही नाही, पण समजा या काळामध्ये आपण सगळ्यांनीच जर का माणुसकी पाळली, अगदी दादरा नगर हवेली जिथे त्यांना अडवलं गेलं तिथे त्यांना अडवून रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी जर का महाराष्ट्र सरकारकडे चौकशी केली गेली असती किंवा रीतसर सरकारच्या ताब्यात। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पालघर मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल बेंगलुरु के पादरायनपुर में 58 लोगों को इलाके से बाहर क्वारंटाइन के लिए ले जाने पहुंची बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की टीम पर स्थानीय लोगों ने रविवार शाम हमला कर दिया। इस घटना को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मानवता पर हमला बताया है। It's most unfortunate and highly condemnable. I can only say that some people are instigating these things, maybe some political leaders or some other leaders. Government of Karnataka, I have at least asked the DGP Karnataka to take it very seriously, and I had a discussion with the Home Minister of the Karnataka. This cannot be tolerated, and some मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण का असर अब इसके खिलाफ जंग लड़ रहे वॉरियर्स पर भी साफ नजर आ रहा है। इसके चलते अब मुरादाबाद में एक डॉक्टर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ताजपुर सीएचसी में तैनात डॉक्टर निजामुद्दीन की 8 दिन पहले ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और वे तभी से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। 35 साल के निजामुद्दीन की मौत के बाद अब उनके परिवार के 5 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुरादाबाद जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक ये तीसरी मौत है। मुरादाबाद के सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग ने बताया कि डॉक्टर निजामुद्दीन की हालत गंभीर थी। वे कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने टीएमयू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में दम तोड़ दिया। निजामुद्दीन हैं, वो आयुष चिकित्सक थे और आरबीएस के प्रोग्राम में तैनात थे। रात उनकी डेथ हो गई है। वो करीब 8-10 दिन से पीएमयू में कोरोना से पीड़ित होकर भर्ती थी और गंभीर अवस्था में चल रहे थे। कई दिन से वेंटिलेटर पर थे। उनकी डेथ। देश में कोरोना का कहर चल रहा है। नित रोज नए केस समूचे देश में बढ़ रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स पूरे देश में अपनी जान जोखिम में डालकर देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। राजस्थान के जिले गंगानगर के खंड सादुल शहर में आरबीएस की टीम में
कार्यरत आयुष चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र कुमार रैपिड रिस्पांस टीम के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मुस्तैदी के साथ जनसेवा कर रहे हैं। डॉक्टर योगेंद्र बताते हैं कि इस वायरस के कहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऊपर वाले ने हमें एक चिकित्सक के रूप में जनसेवा करने का मौका दिया है, मानव सेवा करने का मौका दिया है। इस मौके को हम हाथ से गंवा नहीं सकते। लॉकडाउन के बीच मुंबई में आज सुबह पश्चिम एक्सप्रेसवे हाईवे पर गाड़ियों की काफी लंबी तादाद देखने को मिली। मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ियों का सड़क पर जमावड़ा दिखाई दिया। इस दौरान भीड़ में कई सरकारी गाड़ियां भी दिखाई दी। बता दें कि मुंबई में लगातार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हालात काफी ज्यादा खराब है। वहीं सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वायरस को फैलने से रोका जा सके। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के चलते 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन केंद्र सरकार के आदेशों से चल रहा है, जिसके चलते छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न हो। इसके लिए हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है, जिसके तहत डिजिटल माध्यम से घर बैठे ही छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करवानी है। इसके लिए अध्यापकों ने कक्षा के अनुसार ग्रुप बनाए हुए हैं और सभी विषयों के अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया हुआ है। आज इस विषय को लेकर जींद के जब कुछ छात्रों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे अपने घरों में रहकर ही लॉकडाउन का पालन करते हुए बगैर किसी व्यवधान के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। मोदी जी ने इसका हमें निर्देश दिया था। पहले ये लॉकडाउन था हमारा 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक। अब इसको आगे 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है कि ताकि ये कोरोना से बच सके। तो शिक्षा निर्देशालय ने हमें निर्देश दिए हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना है और हमें उनको डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस देनी है कि हम इससे बच्चों का भी नुकसान ना हो और लॉकडाउन का भी साथ साथ इसका पालन हो सके। तो हम इसके द्वारा क्या करते हैं, हमने ग्रुप बना रखे हैं क्लास वाइज कि जैसे हमारे पास 9 से 12 है या कोई भी टीचर जो भी जिस क्लास को पढ़ा रहा है तो उसने अपनी क्लास से रिलेटेड ग्रुप बना रखे हैं। अब जैसे हमने 10th क्लास का ग्रुप बनाया है तो उसमें जो 10th क्लास को जितने भी टीचर पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो उन सभी टीचरों को ऐड कर रखा है। तो हम 9 से 11 या कोई भी हम टाइम जो भी टीचर को और बच्चों को दोनों को सूट करता है तो उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन का ठीक से पालन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद की हुई हैं, लेकिन रेवाड़ी जिले में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीज नहीं है। इसलिए रेवाड़ी जिले को ग्रीन जोन घोषित किया हुआ है। आज से नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं। ओपीडी में पहले दिन सोमवार को ऑर्थो से संबंधित मरीजों को देखा जाएगा। ऑर्थो के मरीजों को पहले 2 दिन उपचार किया जाएगा, वहीं अगले 2 दिन में कान, नाक और गले से संबंधित मरीजों को ओपीडी में देखा जाएगा। इसी कड़ी में अगले 2 दिनों में सामान्य मरीजों की जांच की जाएगी। दिन हो गए हैं लॉकडाउन के कारण, हम लोग इमरजेंसी तो देख रहे थे सारे, पर रूटीन की ओपीडी नहीं देख रहे थे। अब मरीज भी काफ़ी परेशान थे और उनके लिए सरकार ने एडवाइजरी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, भीड़ ना करते हुए ओपीडी चलाई जाए। तो हमने हफ्ते में 2 दिन ऑर्थोपेडिक्स की और 2 दिन और दूसरी स्पेशलिटीज़ की ओपीडीज़ को चलाने का डिसाइड किया है। तो अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक करके मरीज ले रहे हैं और हर मरीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुंह पर कपड़ा या मास्क पहनकर आए। हरियाणा के रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष यशेंद्र सिंह ने आज स्पष्ट किया है कि रेवाड़ी जिले में फिलहाल 20 अप्रैल से किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जा रही है और स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। यानी जिन उद्योगों को आवश्यक सेवाओं के तहत पहले से मंजूरी मिली हुई है वे उद्योग ही संचालित रहेंगे। जी, मरीजों की असुविधा को देखते हुए हमने जैसे कोरोना का महामारी का बात आई तो हम हमारे यहाँ से अस्पताल में लगभग 2000 के लगभग पर डे पेशेंट देखे जाते थे।
तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा दिक्कत थी। जैसे डॉक्टर पेशेंट देखेगा तो 200-250 पेशेंट पर डे देखता था। डॉक्टरों की ड्यूटी कोरोना वार्ड में या कोरोना ओपीडी में लगा दी गई, तो डॉक्टर वहाँ चले गए सारे। तो इसलिए हमने सोशल डिस्टेंस को देखते हुए ये कर दिया कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी उसमें कोरोना के लिए महामारी के डॉक्टर की ड्यूटी लगाएंगे, उधर लगा दी गई। अब जो ऊपर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम इसको ओपीडी को चलाया जाए, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ओपीडी को चलाने के लिए देखा। तो सोमवार मंगलवार हमने ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी रखी है, बुधवार वीरवार हमने। को विदित है 20 अप्रैल 2020 से कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जानी है। इसके बारे में लोकल प्रेस में पहले ही प्रचार प्रसार किया जा चुका है। भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी निर्देश हमारे ज़िले की वेबसाइट www.rewari.gov.in पर उपलब्ध हैं, और यदि किसी को इससे अधिक मार्गदर्शन चाहिए या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए 1950 यानी 1950 हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया जा सकता है। देश भर में लॉकडाउन पार्ट 2 में कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, जिसके चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने आज से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली फिर से शुरू कर दी है। बता दें कि 24 मार्च को 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद NHAI ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद आज से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के मद्देनजर सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में शर्त के साथ छूट दी गई है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दूसरे चरण में आज से टोल को भी छूट दी गई है और मैं इस समय मौजूद हूं पानीपत के NH1 पर, जहां पर टोल आप मेरे पीछे देख सकते हो। टोल को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना से बचने के लिए हर कर्मचारी को मास्क दिए गए हैं और ग्लव्स दिए गए हैं, जो कि कोरोना से बचा जा सके। और अनुरोध टोल कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जो भी गाड़ी चालक यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टैग का यूज करें और कैश का यूज़ ना करें। जिनके पास फास्टैग नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेटीएम या ऐसी चीज़ों का जो है यूज करें। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से ये टोल चलाया जा रहा है और गाड़ियाँ निरंतर यहाँ से क्रॉस हो रही हैं और सभी चीज़ों का ध्यान टोल कर्मचारी यहाँ पर रख रहे हैं। मास्क हो, सैनिटाइजर हो या ग्लव्स हो, सभी कर्मचारी लगाए हुए हैं ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। और टोल पूर्ण रूप से यहाँ पर चालू है। NH1 पानीपत का ये टोल है। यहाँ पर अभी तक जो है टोल नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि हर टोल के आज रेट बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है टोल के रेट बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक पानीपत में टोल का कोई भी रेट नहीं बढ़ाया गया है। सुमित भारद्वाज, ANV न्यूज़, पानीपत। राजस्थान के मारवाड़ से गुजर रहे सैकड़ों मजदूर एक समूह में 400 किलोमीटर पैदल सफर तय कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पैदल चलकर ये प्रवासी उज्जैन की ओर अपने घर और गांव जा रहे हैं। बता दें कि करीब 100 से ज़्यादा लोग 3 टुकड़ियों में पैदल ही चल रहे हैं। इनके सर पर घर के सामान का बोझ है। इसके साथ ही नन्हे बच्चे भी मजदूरों के साथ है। वहीं स्थानीय समाज सेवियों ने पैदल चल रहे मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग में खाना खिलाया। आए कहाँ से आओ? पैदल आ रहे हो? वहाँ से आगे कहाँ जा रहे हो? MP में। कोई साधन वगैरह नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो बीच में किसी ने रोका आपको? रोका पुलिस वाले ने। क्या बोले? निकल जाओ जैसे आए ऐसे। रामदेरा से आ रहे हो? हाँ। और खाने पीने की व्यवस्था की कोई? खाने पीने की व्यवस्था की। हरियाणा के कैथल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में कार्यरत सब इंस्पेक्टर सतबीर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पूरे परिवार पर गोलियां चलाई, जिसके चलते गोली लगने से इंस्पेक्टर के एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इंस्पेक्टर की एक पुत्रवधू ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को PGI रेफर कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये अपना इंस्पेक्टर साहब थे, वहाँ कोई छोटी मोटी आपस में घरेलू तकरार होने के कारण
फायरिंग हुई तो उससे एक आदमी के एक लड़का उसका मौके पे एक्सपायर हो गया। तो फिर हमारी तो इसलिए ड्यूटी लगी आईओ तो थाना में है। अब ये फिंगरप्रिंट रात को नहीं थोड़ा ले नहीं गए। कहाँ ड्यूटी थी इसकी इंस्पेक्टर की? ये शायद पुलिस लाइन में अभी एलओ थे शायद पुलिस लाइन में। तो ये भी बताया जा रहा है सर इनके एक पुत्रवधू ने ऊपर से कूद के जान बचाई है। हाँ जी ये भी बात। तो अभी घायल कितने हैं सर इसमें? एक लड़का है जिसका घायल है कि वह बहू होगी जो उसके भी शायद टांग टूंग फ्रैक्चर आ रहा है। पता लगा कि सतबीर सिंह ने कागजबाजी से अपने दो लड़कों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की डेथ हो गई है और एक उसकी पुत्रवधू वो घायल है, वो रोड तक चुकी हुई है और पुलिस अपने कार्रवाई कर रही है। सर जो सतबीर जी कहाँ नियुक्त थे और ये हमें पुलिस लाइन में आ रहे थे चलने का कोई कारण सर? घरेलू अभी तो साहब को रोहतक गए बयान लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बयान के बाद में जैसे सूरत कर। तो सर ये घटना को अंजाम कहाँ दिया उन्होंने? अपने सरकारी कोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया सर? नहीं, अभी बयान अभी तफ्तीश शुरू हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि राज्य में अब एक भी कोरोना का मरीज नहीं है और 3 अप्रैल के बाद एक भी कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आप सभी ने प्रशासन को सहयोग किया है वैसे ही आगे भी 3 मई तक सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने वाले चिकित्सा कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी 7 मरीजों का इलाज किया। उन्होंने बताया कि इन मरीजों में 6 विदेशी थे और अब सभी 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें से 6 को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है जबकि एक अन्य को कल भेजा जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कि गोवा में 0 केसेस कोविड के आफ्टर द 3 अप्रैल एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिली है और लास्ट पेशेंट जो था वो आज नेगेटिव आ गया है। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 2 को लेकर जारी गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों के लिए लॉकडाउन में रियायत दी जानी है। इसी पर बोलते हुए यूपी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।